नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों और मुंह को साफ रखें। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। विदेशों में तैयार कोविड-19 टीकों के आवेदन पर 3 दिन के भीतर लिया जाएगा फैसला। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान और WHO के इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन के लिए नए नियम जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। देश में एक दिन में कोविड के रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक नए मामले। टीका उत्सव में 1,28,00,000 से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान। दस राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5वें चरण की 45 सीटों के साथ 17 अप्रैल को मतदान। बाकी 3 चरण के लिए भी प्रचार तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर जोर। भारतीय वायुसेना के कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर भारत को मिला बढ़ावा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की होगी वापसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, कहा राजनयिक और मानवीय स्तर पर जारी रहेगी मदद। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बोले, वापसी सहयोग से लाएंगे सकारात्मक बदलाव। कोविड-19 के विदेशी टीकों को अब 3 दिनों के अंदर आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल सकेगी। सरकार ने आज एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए इस बारे में ऐलान किया है। इसके तहत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दिशा निर्देश जारी करेगा। इन दिशा निर्देशों को CDSCO की वेबसाइट पर डाला जाएगा। विदेशी कंपनियां इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सहायक भारतीय कंपनी या भारतीय एजेंटों के जरिए आवेदन कर सकती हैं। पूरा और सही आवेदन जमा करने 3 कार्यकारी दिनों के अंदर CDSCO इनके इस्तेमाल के बारे में कोई फैसला लेगा। हालांकि इन टीकों पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। ये टीके US FDA, EMA, UK MHRA और PMDA जापान द्वारा मान्यता प्राप्त हों और इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन प्रयोग के लिए मान्यता मिली हो। DCGI ने ये बात साफ की है कि इस तरह से अनुमोदित टीकों का उपयोग राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इन टीकों का अगला चरण शुरू करने से पहले 100 लोगों पर इनका 7 दिनों तक टेस्ट किया जाएगा। कोविड-19 से बचने के लिए एक और प्रभावशाली दवा मिल गई है। यह दवा नाक से ली जाने वाला एक नेजल स्प्रे है और इसे ब्रिटेन की कंपनी सेनोटाइज ने बनाया है। सबसे अच्छी बात है कि इस नेजल स्प्रे को ब्रिटेन में किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी प्रभावशाली पाया गया है। ट्रायल में पाया गया है कि इस नेजल स्प्रे को इसके लेने के 24 घंटे बाद शरीर में वायरस की संख्या 95% कम हो गई, जबकि 72 घंटे बाद वायरस लोड घटकर 99% रह गया। नेजल स्प्रे से किया गया इलाज प्लेसिबो तकनीक से किया जाने वाले इलाज से 16 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेजल स्प्रे को ब्रिटेन में किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी प्रभावशाली पाया गया और फिलहाल इस नेजल स्प्रे में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। सेनोटाइज अब इस स्प्रे को आपातकालीन मंजूरी दिलाने के लिए ब्रिटेन और कनाडा की नियामक संस्थाओं के पास आवेदन कर रही है।
देश भर में कोविड से बचाव के लिए 11 करोड़ 44 लाख से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बुधवार को 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। 4 दिनों तक चले टीका उत्सव के दौरान देश भर में 1 करोड़ 28 लाख 98 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी टीकाकरण में अब तक महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा पहली डोज, जबकि 10 लाख 86 हजार से ज्यादा दूसरी डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। राजस्थान वैक्सीनेशन करने वाले राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 89 लाख से ज्यादा पहली डोज और 12 लाख से ज्यादा डोज लोगों को लग चुकी है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश टीकाकरण के मामले में तीसरे स्थान पर है। यहाँ 86 लाख से ज्यादा पहली, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में अब भी महामारी का ज्यादा प्रकोप है। नए मामलों में से 81% से अधिक इन्हीं 10 राज्यों में से हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 2,739 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण के कारण और 1038 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामले 14,71,000 से अधिक हैं। राज्यों की बात करें तो 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 58,952 एक्टिव केस सामने आए हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 20,439, दिल्ली में 17,282, छत्तीसगढ़ में 14,250 और कर्नाटक में 11,265 नए सक्रिय मामले आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 278 लोगों की मौत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 120 और दिल्ली में 104 लोगों की मौत हुई। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। इनमें पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन का तर्कसंगत उपयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। देश में चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वो मेडिकल में काम आने वाले ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। जरूरत के हिसाब से राज्यों को ऑक्सीजन की आसान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष बनाने और सिलेंडरों, टैंकरों की आवश्यकता की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन निर्माण इकाइयों में उत्पादन बढ़ाया गया है। सरकार ने महामारी से पीड़ित राज्यों को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, इस्पात कारखानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करने और राज्यों के ऑक्सीजन की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत यानी सप्ताह के आखिर के दौरान कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार को रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार 6 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि सप्ताह के अंत के कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि सिनेमाघर 30% क्षमता के साथ खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी में स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को भी निर्देश दिया है कि वो कोविड रोगियों के लिए निर्धारित बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। सरकार ने सभी से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला किया है। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी
कि डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली कैंट में स्थित डीआरडीओ के कोविड-19 सेंटर को फिर तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में 250 बेड तैयार किए जाएंगे और अगले आने वाले समय में डीआरडीओ 250 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इस बीच सीबीएसई के बाद केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को होने जा रही नीट पीजी 2021 की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी अपने यहां बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। राज्य सरकार ने परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित करने की घोषणा की है। परीक्षाओं का नया टाइम टेबल मई के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया है। कक्षा 9 और 11 में पढ़ने वालों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। पंजाब में कक्षा 5, 8 और 10 के स्टूडेंट्स को अगली क्लास में बिना एग्जाम के प्रमोट किया जाएगा। पंजाब बोर्ड में 12वीं के स्टूडेंट्स पर बाद में हालात देखकर फैसला होगा। वहीं हरियाणा सरकार ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 12वीं की परीक्षाओं पर बाद में फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर का प्रचार थमने के बाद अब बाकी बचे 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। बीजेपी में शामिल हो चुके अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज पार्टी के लिए कई जगह चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अलग अलग जगहों पर रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं ममता बनर्जी ने छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जलपाईगुड़ी के बेलियाघाटा स्थित गांधी भवन से रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्मस्थान जोड़ासांकू तक रोड शो किया। उनके साथ समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन भी मौजूद थीं। इस बीच बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में राज्य के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान होगा। वहीं छठे चरण के लिए 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होना है। 7वें चरण की 36 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 8वें और आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा और इस दौर में 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। आंध्र प्रदेश की तिरुपति और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट के लिए कुल 28 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगाडी की पत्नी मंगला अंगाडी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा की 3, कर्नाटक में 2, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीट के लिए शनिवार को उपचुनाव होगा। विधानसभा की 13 सीटों के लिए कुल 161 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नागालैंड में नोकसेन विधानसभा सीट के लिए एच चुबाचांग निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कुछ और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो गया। मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट कर रहे युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया।
पंचायत चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। साथ ही इस दौरान मतदाता मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते भी नजर आए। राज्य में 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जा रहा है। मतगणना 2 मई को होगी। दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में 2021 के पहले द्विवार्षिक वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कमांडरों को भविष्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं और रणनीतियों को बनाने की सलाह दी। साथ ही पूर्वी लद्दाख में अचानक हुए घटनाक्रम के लिए समयबद्ध और उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आईएएफ को बधाई दी। कोविड-19 महामारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने अपने काम में अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता करने में वायुसेना की भूमिका की भी सराहना की। रक्षा मंत्री ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईएएफ के आदेश से घरेलू रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और ये स्वदेशी दृष्टिकोण से गेम चेंजर होगा। इसमें भारतीय वायुसेना की सभी कमानों के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और वायुसेना के मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान मानव संसाधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए कल्याणकारी और मानव संसाधन उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। संसद परिसर में युवा आईपीएस अधिकारियों को संसदीय प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा सांसद और पूर्व आईपीएस सत्यपाल सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की पुलिस बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रही है। युवा आईपीएस अधिकारियों ने संसद भवन संग्रहालय भी देखा। Whether it is gender sensitization, whether it is complaints in the public, everybody wants to reform. So my logic is, either you have the complaints authority against every department. Why only you are singling out police? I don't know how many of you will agree with me or not. कुछ बताओ भाई, आप मेरी बात से एग्री करते हो नहीं? Why only police? Police is working in most trying circumstances in this country. Other departments, they create the problem. Because of the inaction, because of the corruption, because of the collusion of other departments, lot of problems are created. Lot of problems are created in the society and we are supposed to handle it. भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की घोषणा भारत की यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री ज़ियाइव ली ड्रियां के बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुख्यालय दौरे के दौरान की गई। इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने को कहा है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि समझौते के तहत CNES भारत के फ्लाइट फिजिशियन और CAPCOM मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षण देगा। CNES फ्रांस निर्मित अग्निरोधी बैग भी उपलब्ध कराएगा जो उपकरणों को विकिरण से बचाएंगे। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। रायसीना डायलॉग के तीसरे दिन गुरुवार को हिंद प्रशांत वक्ताओं की चिंता के प्रमुख विषयों में से एक था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रायसीना संवाद में बोलते हुए कहा कि भारत प्रशांत दुनिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत, जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई में है जो दुनिया पर कानून के शासन का पालन नहीं करते हैं। किसी भी देश का नाम लिए बिना उनका इशारा चीन और उसके सहयोगियों की ओर था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं और दुनिया में निरंकुशता और उदार लोकतंत्र के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया के लिए एक नई चुनौती बनने के अलावा कोविड-19 महामारी ने दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन को जन्म दिया है।
उन्होंने अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और दुनिया के लिए टीकों के उत्पादन के लिए भारत की सराहना की। दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद शुक्रवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कोविड महामारी के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा होगी। दोनों नेताओं के बीच आपसी मामलों के अन्य पहलुओं पर तो चर्चा होगी ही, वो दक्षिण एशिया की स्थिति पर भी बात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच आपसी महत्व से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बातचीत होगी। मालदीव के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग को भी संबोधित करेंगे। वो रायसीना डायलॉग के 2 सत्रों फाइनेंसिंग फॉर सन और महामारी के बाद वैश्विक जनस्वास्थ्य में भाग लेंगे। मालदीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर विजन में एक अहम स्थान रखता है। महामारी के दौरान भारत ने मालदीव को दवाएं, टेस्टिंग किट और वैक्सीन भी भेजी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी का ऐलान कर दिया है। ये वापसी 1 मई से शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो 20 साल पहले शुरू हुई जंग खत्म हो जाएगी। यह अमेरिका की सबसे लंबी जंग है। That it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. एक लाइन में कही गई ये बात 20 साल पुरानी जंग खत्म होने का ऐलान साबित हो सकती है और 1 मई से अफगानिस्तान में बचे करीब 2500 अमेरिकी सैनिक घर वापस आने शुरू हो जाएंगे। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जिस मकसद से ये जंग शुरू की गई थी वो मकसद हासिल कर लिए गए हैं। I believed that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective. I said, among with others, we'd follow Osama bin Laden to the gates of hell if need be. That's exactly what we did, and we got him. It took us close to 10 years to put President Obama's commitment into form, and that's exactly what happened. Osama bin Laden was gone. That was 10 years ago. उधर नाटो ने भी अफगानिस्तान से अपने करीब 7000 सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। This is not the end of our relationship with Afghanistan, but rather the start of a new chapter. NATO allies and partners will continue to stand with the Afghan people. But it's now for the Afghan people to build a sustainable peace. 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अल-कायदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और उसके गढ़ अफगानिस्तान पर हमला किया। एक वक्त पर करीब 1 लाख अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में थे। अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का काम काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन कम संख्या में अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद रहे। पिछले साल भी तालिबान के साथ हुई एक वार्ता के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह वापस बुलाने का वायदा किया था। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन के इस ऐलान के बाद अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई का अंत काफ़ी संभव सा दिखता है। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्णय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस परिवर्तन को कामयाब बनाने के प्रयास करेंगे। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अमेरिका के इस निर्णय से अगर अफगानिस्तान में शांति की स्थापना होती है तो ये भारत के लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कुछ तत्व अशांति और हिंसा फैलाने के लिए इस फैसले का इस्तेमाल ना करें। We are very satisfied in the way the international community is coming together to coordinate their effort to ensure that authoritarian regimes do not have their way around and that everybody follows a rule-based international order. All that I would like to say is the manner in which you can see 4 of us talking here, from Japan, from Australia, from United States, and me from India. This is the kind of collaborative effort that is taking place to ensure that we work together in a collaborative manner, we cooperate with each other, and we are able to deal with emerging threats in a collective manner. I think that is the way forward.
वहीं अमेरिका और रूस के बीच तल्खी नए स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने आज रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और उसके 10 राजनयिकों को देश से निकल जाने के आदेश जारी कर दिए। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी और अफवाह फैलाने के आरोप में रूस के साइबर कार्यक्रमों को सहायता देने वाली 6 कंपनियों पर और 32 व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जिन 10 राजनयिकों को देश से जाने का आदेश दिया गया है उनमें रूस की इंटेलिजेंस सर्विस के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। पिछले साल सोलर विंड्स के जरिए हैकर्स ने करीब 18,000 सरकारी और निजी कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। इस हैकिंग के जरिए अपराधियों के हाथ ट्रेजरी, न्याय और गृह विभाग की महत्वपूर्ण फाइल लग गई थी। इस हैकिंग के पीछे भी तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने रूस का हाथ होने का शक जाहिर किया था। अमेरिका के नए प्रतिबंधों को भी इसी हैकिंग के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है और संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें, 3 आसान उपायों का पालन करें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों और मुंह को साफ रखें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।